हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में, जहाँ पे कि एक लेडी के चित्रण को बताया गया है। वो लेडी कौन है भैया? तो अगर हम बात करें, वो लेडी जो है ना, वो एक, हम कह सकते हैं, ओल्ड वोमेन है। कौन है लेडी? ओल्ड वोमेन है। और ये जो ओल्ड वोमेन है ना, ये क्या है? ग्रैंड मदर है। क्या है ये? ग्रैंड मदर है। किसकी ग्रैंड मदर है? खुद ऑथर जो यहाँ पे खुशवंत सिंह है, उनकी ही ग्रैंड मदर है। यानी कि इस स्टोरी में जो खुशवंत सिंह है, उनकी ग्रैंड मदर है, वो क्या है? एक लेडी है। एंड उन्हीं का पोर्ट्रेट करा गया। पोर्ट्रेट यानी कि चित्रण करा गया, यानी कि उन्हीं के चित्र के बारे में, चरित्र के बारे में इस पूरे स्टोरी में, इस पूरे फ्रोज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कम कि आखिर में ये फ्रोज क्या होता है? क्या आखिर में ये फ्रोज क्या होता है? तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग होती है ना, यानी कि जो छोटी स्टोरी होती है, जो कि काफी कम पेजों में लिखी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रोज कह देते हैं। मतलब पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी क्या है? एक हमारा सुंदर सा फ्रोज है। अब आगे बढ़ने के पहले हम आपको बता दें, इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं, लाइन बाय लाइन। जितने भी कठिन शब्द है, उसके मीनिंग को हम लोग देखने और अच्छे से समझने वाले हैं। एंड ये सारा करने के बाद फिर हम इसके समरी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सा और कहाँ कहाँ पे यूज है। एंड देन फिर हम लोग इसके ऊपर अगले वीडियो पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। लाइक वाइज आपको लगभग ही चैप्टर्स की वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक भी कर ले। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अब कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट मीनिंग्स है, वर्ड्स हैं, उसके मीनिंग को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। अब ये थॉट क्या होता है? सोच होता है, विचार होता है। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? लगभग होता है। रिवॉल्टिंग का मतलब घृणास्पद होता है। रिवॉल्टिंग का मतलब क्या होता है? घृणास्पद होता है। ठीक है? यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसे सोच के बारे में, ऐसे विचार के बारे में जो कैसा है? लगभग घृणास्पद है, लगभग विश्वास करने योग्य नहीं है। ऐसे ही थॉट को, ऐसे ही विचार को हम क्या मानते हैं? रिवॉल्टिंग मानते हैं। मतलब थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग का क्या मतलब है? एक ऐसी विचार, एक ऐसी सोच जो लगभग घृणास्पद हो। ठीक है? अब एक वेरिटेबल क्या दिया हुआ है यहाँ पे? वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। अब इसका क्या मतलब होता है? तो वेरिटेबल का मतलब होता है ना, जो ऑथेंटिक हो, जो रियल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिटेबल बोलते हैं। जो क्या हो? रियल हो, ऑथेंटिक हो, है ना, नेचुरल हो। तो यहाँ पे चिरपिंग्स का मतलब क्या होता है? चिड़ियों का जो रिपीटेटिव साउंड होता है, चिड़िया जो साउंड निकालती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको हम चिरपिंग्स कहते हैं। तो वेरिटेबल का मतलब क्या हो गया? ऑथेंटिक। और चिरपिंग्स का मतलब क्या हो गया? चिड़िया का जो हमारा साउंड होता है, उसको कहते हैं। और बैडलम, बैडलम का मतलब होता है कैओटिक। कैओटिक का मतलब ना कंफ्यूजिंग होता है। मतलब आप समझिए कि आपके घर पे ना कई 100 चिड़िया आ जाए, और वो चिड़िया जो साउंड निकालेगी वो क्या होगा? वेरिटेबल होगा, मतलब ऑथेंटिक होगा, है ना। और चिड़िया के साउंड को क्या कहते हैं? चिरपिंग्स कहते हैं। लेकिन जब 100 चिड़िया एक साथ में अगर आवाज निकाले ना, तो वो नेचुरल तो होगा, वो रियल तो होगा, वो ऑथेंटिक तो होगा, लेकिन साथ में कैओटिक भी होगा, साथ में कंफ्यूजिंग भी होगा, है ना। तो इसी का मतलब क्या होता है? ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स का मतलब वही होता है, चिड़िया का ऑथेंटिक साउंड, चिड़िया का रियल नेचुरल साउंड, जो कि क्या कर दे? केओस क्रिएट कर दे। ठीक है? कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। उसी को हम क्या बोलेंगे? ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स कहेंगे। अब यहाँ पे एक और शब्द है फ्रिवोलस, है ना।
फ्रीवुलस का मतलब क्या होता है? फ्रीवुलस का मतलब होता है नॉट सीरियस। फ्रीवुलस का मतलब क्या होता है? नॉट सीरियस। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? एक ऐसा चीज जो कि क्या हो, नॉन सीरियस हो। एक ऐसा चीज जो कि क्या हो, नॉन सीरियस हो, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिवुलस कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बाबू फ्रिवुलस का मतलब क्या होता है, तो आप फ्रिवुलस का मतलब क्या बोलेंगे? आप फ्रिवुलस का मतलब बोलेंगे कि जो सीरियस नहीं हो। ठीक है, बट अगर आपको जो है ना, अगर हम रिबुक्स का मतलब पूछे तो रिबुक्स का मतलब क्या होता है? तो वो स्कॉल्डिंग होता है। क्या होता है रिबुक्स का मतलब? स्कॉल्डिंग होता है। तो अगर हम आपको कोई, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ फ्रिवुलस रिबुक्स का मतलब क्या होता है, हम बोले देखो फ्रिवुलस का मतलब क्या हो गया? नॉट सीरियस हो गया। ठीक है, और रिबुक्स का मतलब क्या हो गया? हम बोले रिबुक्स का मतलब हो गया स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग मतलब किसी चीज के लिए अगर हमको डांटा जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? स्कॉल्डिंग करना कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को हम सीरियस होकर नहीं डांट रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रिवुलस रिबुक्स बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी दिया हुआ है। प्योर व्हाइट मतलब एक ऐसा चीज जो कि पूरा क्या हो, सफेद हो। एक्सपेंस मतलब क्या हो, विस्तार किया हुआ हो। जैसे कि हम लोग ना विंटर लैंडस्केप के बारे में बात करें, मतलब जैसे कि क्या हो जाता है ना, ठंड आता है, या शिमला उमला जगह जो है वहां पे क्या होता है ना, विंटर लैंडस्केप है। मतलब जब बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, तो हम क्या देखते हैं कि जो धरती है वो दूर दूर तक क्या है, स्नो से भरी हुई है, बर्फ से भरी हुई है, और वो प्योर यानी कि शुद्ध सफेद कलर की होती है। और आप वहां पे बैठते हैं तो आपको क्या मिलता है? सेरेनिटी मिलता है। सेरेनिटी मतलब शांति मिलता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कंपेयर करा गया इस स्टोरी में ग्रैंड मदर को वो विंटर लैंडस्केप से, कि जैसे कि जो विंटर लैंडस्केप होता है ना, वो विंटर लैंडस्केप क्या होता है? दूर दूर तक बर्फ, सफेद बर्फ का क्या होता है? विस्तार होता है, जो कि क्या देता है? शांति प्रदान करता है, सुकून प्रदान करता है, जिसको कि हम सेरेनिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसा लैंड है, एक ऐसा हिस्सा है पार्ट ऑफ द अर्थ का, जहाँ पे एक प्योर व्हाइट कलर का, शुद्ध सफेद कलर का चीज पूरा विस्तार में फैला हुआ है, और वो क्या देता है? सेरेनिटी यानी कि शांति देता है। ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट, ए टर्निंग पॉइंट बोले सभी लोगों के जीवन में ना एक ऐसा मौका आता है जो कि एक उसके जीवन को पूरी तरीके से क्या कर देता है? बदल देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? टर्निंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। अब सेक्लूजन का मतलब क्या होता है ना? अलग थलग हो जाना, अकेलापन, है ना। तो वो दादी माँ जो है ना, अपने आप को अलग थलग कर ली थी, है ना, अपने अकेलेपन को वो स्वीकार कर ली थी विथ रेजिग्नेशन, मतलब बिना किसी दिक्कत का, बिना किसी परेशानी का, बिना किसी शिकायत का, वो क्या कर ली थी? अपने अकेलेपन को स्वीकार कर ली थी। ठीक है, यही मतलब क्या होगा? एक्सेप्टेड सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन का मतलब होगा। अब क्या दिया हुआ है? द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम। अब डिलापिडेटेड ड्रम का मतलब क्या होता है? सैगिंग स्किन, जब है ना स्किन, जैसे कि कोई लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनका स्किन क्या हो जाता है? ढीला ढाला हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सैगिंग स्किन्स कहते हैं। उसी तरह से जो ड्रम होता है ना, जो काफी पुराना हो जाता है, डिलापेटेड मतलब टूटा फूटा हो जाता है। ठीक है, उसका जो थ्रेड्स होता है ना, मान लेते हैं कि एक ड्रम है, ड्रम में क्या होता है? साइड में कुछ रस्सियां होती है, तो वो रस्सियां क्या हो जाती है ना, अगर लूज हो जाती है, ठीक है, तो हम उसको, उसका स्किन भी क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली लूज हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक ड्रम है जो कि डिलापेटेड है, टूटा फूटा, उसका स्क्रीन, उसका जो स्किन है यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, मेम्ब्रेन होता है, वो क्या हो गया? उसका स्किन सैगिंग हो गया है, लूज हो गया है। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन ही करा जा रहा है कि जैसे कि ड्रम ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है, और उसका जो मेम्ब्रेन है, स्किन है, वो क्या हो जाता है? लूज हो जाता है। उसी तरह से दादी मामी जो बूढ़ी हो गई है, उनका भी जो स्किन है वो क्या हो चुका है? ढीला ढाला हो चुका है, वो भी क्या हो चुकी है?
बूढ़ी हो चुकी है, तो उसको यहाँ पे कंपैरिजन करा जा रहा है। हम लोग इस स्टोरी में हम लोग देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अब क्या दिया हुआ है, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर, जैसे सभी की दादी होती है वैसे ही मेरी दादी है, और वो क्या है, एक बूढ़ी औरत है। यानी कि सभी की दादी कैसी होती है भाई, दादी है तो वो क्या होगी, ओल्ड होगी, थोड़ी सी बूढ़ी होगी। तो जैसे सबकी दादी थोड़ी सी बूढ़ी होती है ना, मेरी भी दादी क्या है, बूढ़ी है। She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. मतलब 20 सालों से हम अपनी दादी माँ को जानते हैं, देख रहे हैं, और 20 सालों से वो क्या है, इसी तरह से बूढ़ी ही दिखती है। और उनके चेहरों पे रिंकल्ड है, रिंकल्ड मतलब झुर्रियां है। जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो आप देखेंगे फेस पे कई सारा क्रिस क्रॉस वाला स्ट्रक्चर ओल्ड लोगों में होता है। उसको हम क्या कहते हैं, झुर्रियां कहते हैं। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, रिंकल्ड कहते हैं। तो ऑथर क्या कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ बाकी सभी दादियों की तरह एक बूढ़ी औरत है, और जब से हम 20 सालों से उनको जान रहे हैं तब से वो इतनी ही बूढ़ी दिख रही है। इनका ना एक साल बढ़ता है ना एक साल घटता है। 20 सालों से हम उनको जैसे देख रहे हैं वो वैसे आज भी दिखती है। 20 सालों में उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। उनके चेहरों पे क्या है, झुर्रियां है, और ये 20 सालों से हम देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं पीपुल सेड, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। अब हमारे जो गांव वाले हैं, गांव के लोग हैं, वो कहते हैं कि एक समय ना ये बड़ी यंग थी, बड़ी जवान थी और सुंदर भी थी। एंड हैड इवन एक हस्बैंड, और इनके एक हस्बैंड भी थे, पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन हम ना इस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अब क्यों खुशवंत सिंह विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं विश्वास कर पा रहे हैं क्योंकि 20 सालों से जो वो दादी माँ को देख रहे हैं वो वैसे ही लग रही है। मतलब 20 साल पहले जितनी बूढ़ी थी, जितने चेहरे पे रिंकल्स था, 20 साल के बाद भी वो बिल्कुल वैसा ही देख रहे हैं। तो उनके मन में एक परसेप्शन बन गया, एक बात बैठ गया कि हमेशा से ये बचपन से ही ना ये दादी माँ ऐसी ही लगती थी, क्योंकि जब ये 20 साल में इनमें कोई बदलाव नहीं आया तो पहले भी ये ऐसी ही थी। और अगर ये बूढ़ी थी तो बूढ़ी से भैया कौन शादी करता है, क्या बूढ़ी से कोई शादी भी करता है? तो अगर शादी नहीं होगा तो क्या होगा, उनके कोई हस्बैंड नहीं होंगे। और अगर इतनी ही बूढ़ी और झुर्री वाला चेहरा होगा तो वो यंग और सुंदर भी नहीं होगी। ऐसा खुशवंत सिंह का परसेप्शन था। ठीक है, जो कि खुद यहाँ पे क्या है, राइटर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, खुशवंत सिंह खुद से क्या कर रहे हैं, कहानी कह रहे हैं। और खुशवंत सिंह क्या है, राइटर भी है। तो राइटर अगर खुद से किसी कहानी को कहते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन नरेशन। क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन नरेशन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, राइटर खुद से ही कहानी कह रहे हैं, तो इसी वजह से इस स्टोरी को लिखा गया है फर्स्ट पर्सन नरेशन में। ध्यान रखिएगा बात को। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अब यहाँ पे कहा गया है माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो सभी के घर में क्या होता है, ड्राइंग रूम होता है। उस ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर, मेंटल पीस का मतलब जानते हैं क्या कहते हैं, इसको आगदान कहते हैं। क्या कहते हैं, आगदान कहते हैं। तो आगदानी के ऊपर, ड्राइंग रूम में कहाँ पे, आगदानी के ऊपर एक पोर्ट्रेट यानी कि जो चित्र था, तस्वीर था, वो ग्रैंडफादर का क्या हुआ था, लटका हुआ था। आपसे कोई पूछे ग्रैंडफादर का जो तस्वीर था, जो पोर्ट्रेट था, वो कहाँ पे था, आप बोलेंगे ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर क्या हुआ था, लटका हुआ था। किसका, ग्रैंडफादर का चित्र, ग्रैंडफादर का फोटोग्राफ। आप बोलेंगे मेंटल पीस का क्या मतलब होता है, आप बोलेंगे मेंटल पीस का मतलब आगदानी होता है। आपको ना हम दिखा देते हैं मेंटल पीस का इमेज, क्या दिखा देते हैं, दी मेंटल पीस का इमेज दिखा देते हैं, ताकि आप समझ पाए कि ये जो मेंटल पीस होता है ना वो एक्चुअली में किसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, आगदानी कहते हैं। आपको पता है ये जो पहले का जो जमाना होता था ना,
वहां पे रूम के अंदर क्या करा जाता था ना, इस तरह करके क्या करा जाता था, फायर को बर्न करा जाता था। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेंटल पीस कहते हैं और आगदानी कहते हैं। और इसी आगदानी के ऊपर यहाँ पे क्या करा हुआ था, फोटोग्राफ को टांगा गया था। किनका, ग्रैंडफादर का। कहाँ पे भैया, तो ड्राइंग रूम में करा गया था। आई होप अब ये वाला पार्ट जो है आपका क्लियर होगा, ठीक है। अब ग्रैंडफादर का आपका जो है अपीयरेंस कैसा था, तो ही वोर ए बिग टर्बन, वो बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए थे। क्या पहने हुए थे ग्रैंडफादर, एक बड़ी सी पगड़ी को पहने हुए थे और ढीला ढाला कपड़ा को पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उनका दाढ़ी क्या था, बहुत बड़ा था, सफेद था। और कहां तक था, मतलब वो छाती तक आ गया था, चेस्ट तक आ गया था। और उनको देखने पे क्या लगता था कि वो लगभग 100 साल के हो चुके हैं, ठीक है। अब अभी तक हम लोग क्या पढ़े, एक बार रिपीट करना जरूरी है, ताकि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, इसका मतलब है कि दोबारा आपको कहीं कोई वीडियो देखना ना पड़े। तो आपको ना घर पे बैठे बैठे हमारे साथ रिपीट करना है। ये अब तक क्या पढ़े, हम पढ़े कि हमारी एक दादी माँ है ना, राइटर कह रहे हैं, जैसे सभी बाकी की दादी माँ होती है वैसे ही मेरी दादी माँ क्या है, बूढ़ी है। उनको 20 सालों से देख रहे हैं, 20 सालों से वो बूढ़ी है और उनके चेहरे पर झुर्रियां हैं। लोग कहते हैं कि एक बार सुंदर भी थी, जवान भी थी और इनके हस्बैंड भी थे। लेकिन खुशवंत सिंह को ये बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है। फिर बात होता है ग्रैंडफादर के बारे में। ये ग्रैंडफादर का जो तस्वीर था वो कहाँ पे था, मेंटल पीस। मेंटल पीस यानी कि आगदानी होता है, जो कि घर में एक ऐसा जगह हुआ करता था पहले, जहां पे कि फायर को जलाया जाता था, ठीक है। और उसके ऊपर ड्राइंग रूम में क्या रखा हुआ है, तो ग्रैंडफादर का फोटो टंगा हुआ है। और उस फोटो में वो कैसे लग रहे हैं, तो उनका अगर देखेंगे तो एक वो बड़ी सी पगड़ी को पहने हुए है, कपड़ा क्या है, ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए है। उनका क्या है, व्हाइट कलर का दाढ़ी है जो कि बहुत लंबा है, और उनके चेस्ट को कवर करके रखा है। और देखने से क्या लगता है, और देखने से लगता है कि वो ग्रैंडफादर जो है वो लगभग 100 सालों के हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिए, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, he he did not look the sort of a person who could have a wife or children। अब खुशवंत सिंह कहते हैं इनको देख के ना लगता नहीं है कि इसका जो है ना कभी कोई बच्चा हुआ होगा या कोई वाइफ हुई होगी, ठीक है। तो देख के क्या लगता है भाई, तो कहते हैं कि इनको देख के लगता है कि जैसे इनके खाली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, यानी कि इनके सिर्फ पोता और पोतियां ही हो सकती है। देखिए खुशवंत सिंह का लॉजिक। खुशवंत सिंह कहते हैं कि इनकी वाइफ, इनको देख के लगता नहीं है कि इनकी कोई वाइफ या चिल्ड्रन हो सकते हैं। बिना वाइफ और चिल्ड्रन के खुशवंत सिंह का मानना है कि इनके क्या हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पोते और पोतियां हो सकती है। क्यों, देखिए फोटो में देख के लगता है कि उनका 100 साल है। अब भैया 100 साल में तो कोई शादी तो नहीं करेगा, खुशवंत सिंह के लॉजिक के हिसाब से तो बच्चा भी नहीं होगा। मतलब खुशवंत सिंह को पता नहीं है कि वो भी खुद क्या है, पोते ही है। वो कैसे आ गए, उनके पापा जो है वो कौन होंगे, चिल्ड्रन ही होंगे। दादी जो है क्या होगी, वाइफ ही होगी। लेकिन रेस्ट इन पीस टू द लॉजिक ऑफ खुशवंत सिंह, ठीक है। उनका मानना है कि दादाजी के जो है ना कोई वाइफ या चिल्ड्रन नहीं हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पोते और पोतियां हो सकती है। अब आगे क्या है, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। अब कहते हैं ना, ये जो हमारे ग्रैंड मदर है, ये एक समय जवान थी, एक समय सुंदर थी। ये सोच तो एकदम रिवॉल्टिंग है। ये जो विचार है, ये जो थॉट है, ये क्या है भाई, एकदम घृणास्पद है। मतलब विश्वास करने योग्य ही नहीं है कि ये जिसको 20 साल से हम एक ही तरह देख रहे हैं, ये कभी सुंदर भी हो सकती है, कभी जवान भी थी। ना ना ना, हम नहीं मानते इस बात को, ठीक है। फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। अब दादी है भाई, दादी तो कहानी सुनाएगी ही। तो कभी कभी दादी क्या करती थी ना, खेलों के बारे में सुनाती थी, गेम्स के बारे में बताती थी, जो वो बचपन में खेला करती थी। तो वो खुशवंत सिंह को भी सुनाती थी, ठीक है।
अब कहा गया है दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। अब एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक ना हो, बिना सिर पैर का बात, उसको हम क्या कहते हैं? एब्सर्ड या इलॉजिकल कहते हैं। अनडिग्निफाइड यानी कि जो शोभा ना दे, अगर किसी के छवि को कुछ शोभा नहीं देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनडिग्निफाइड कहते हैं। तो खुशवंत सिंह क्या कहते हैं, जब दादी माँ हमको सुनाती थी उन खेलों के बारे में जो वो बचपन में खेला करती थी, हमको वो एब्सर्ड लगता था, इलॉजिकल लगता था, बिना सिर पैर का लगता था। और ऑन हर पार्ट यानी कि दादी के लिए ना वो सब गेम हमको शोभा नहीं दे रहा था। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? जो खुशवंत सिंह है ना, उनके मन में बैठा हुआ है कि वो कभी जवान नहीं थी, कभी बच्ची नहीं थी, वो हमेशा से बूढ़ी ही थी। तो अगर कोई इलॉजिकल गेम होगा जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा, बिना सिर पैर का कोई खेल होगा, वो उनके हिसाब से अगर कोई बूढ़ा लोग खेलेगा तो वो उनके लिए क्या होगा? शोभा देने वाला खेल नहीं होगा। तो इसी वजह से खुशवंत सिंह कहते हैं कि जो वो अपने गेम्स के बारे में बताती थी ना, जो वो बच्चा में खेलती थी, वो हमको एब्सर्ड लग रहा है, इलॉजिकल लगता है, बिना सिर पैर का लगता है, और ये बूढ़े लोग के लिए तो ये गेम शोभनीय ही नहीं है, शोभा ही नहीं देता है। कैसे मेरी दादी ये गेम को जो है खेलती थी? और कहते थे हम लोग, यानी कि वो लोग जो ग्रुप बच्चा लोग जो सुनता था, वो लोग क्या करते थे? इसको ट्रीट करते थे, वी ट्रीट इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स ही यूज्ड टू टेल अस। तो फेबल्स का मतलब स्टोरीज होता है, शॉर्ट स्टोरीज होता है। तो दादी क्या करती थी ना, जो प्रॉफिट्स थे उनके भी शॉर्ट स्टोरी को क्या करती थी, वो सुनाया करती थी उन लोगों को। तो ये जो गेम है ना, तो ये जब गेम के बारे में जब बताती थी, उसको भी खुशवंत सिंह क्या करते थे? उसी फेबल्स ऑफ प्रॉफिट की तरह सुन लेते थे, यानी कि प्रॉफिट्स के जो शॉर्ट स्टोरीज थे उसी की तरह ये गेम को भी वो मान लेते थे, उस गेम को भी उसी स्टोरी की तरह वो सुन लेते थे और इग्नोर कर देते थे। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। यानी कि जो दादी थी उनका और अपीयरेंस के बारे में बताया गया है। तो वो हमेशा से जाती शॉर्ट थी, यानी कि जाती छोटी थी। फैट यानी कि मोटी थी, यानी कि दादी माँ छोटी भी थी, मोटी भी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई थी। कैसी थी दादी माँ? बोलेंगे छोटी मोटी झुकी हुई थी, है ना। छोटी का मतलब शॉर्ट, मोटी का मतलब फैट, और मुड़ी हुई का मतलब स्लाइटली बेंट। ठीक है। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका जो चेहरा था उसमें सिर्फ झुर्रियां भरी हुई थी। क्या भरी हुई थी? झुर्रियां भरी हुई थी। क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स का मतलब झुर्रियों का जाल था, जो कि रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि एवरीवेयर टू एवरीवेयर का मतलब है कि ये पूरे फेस में फैला हुआ था। यानी कि जो दादी माँ का चेहरा था वो किससे भरा हुआ था? वो झुर्रियों के जाल से भरा हुआ था, जो कि पूरे मुंह पे फैला हुआ था। एवरीवेयर टू एवरीवेयर यानी कि पूरे मुंह पे फैला हुआ था। नो, वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो नहीं, हम लोग सर्टेन है, फिक्स्ड है, निश्चित है कि ये जैसे हम इसको जानते हैं ना, हमेशा से बूढ़ी, चेहरे में रिंकल्स भरा हुआ, ये हमेशा से वैसी ही है, जानते हैं। और इनके मन में क्या हमेशा से है दादी माँ के लिए? कि वो हमेशा से ओल्ड है, बूढ़ी है। सो टेरिबली ओल्ड, यानी कि इतनी ज्यादा बूढ़ी है दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो ना इन 20 सालों में, जब से हम जान रहे हैं तब से वो क्या है, उनका एक साल भी ना उनका उम्र बढ़ा है खुशवंत सिंह के हिसाब से, और ना घटा है। वो 20 सालों से क्या है, सेम एज पे है, यानी कि जितना उम्र 20 साल पहले था आज भी उनका उम्र इतना ही है। क्यों? क्योंकि खुशवंत सिंह की नजर में इन 20 सालों में वो ना एक साल बढ़ी है ना एक साल घटी है। क्यों? क्योंकि 20 सालों से जैसे खुशवंत सिंह उनको देख रहे हैं वैसे वो आज भी लगती है जैसे 20 साल पहले लगती थी। इसी थ्योरी के थ्रू शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। अब खुशवंत सिंह कहते हैं कि वो कभी प्रीटी नहीं थी, मतलब चेहरे से सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। बहुत डीप लाइन है। अब वो क्या कहते हैं कि वो कभी भी ना प्रीटी नहीं थी, कभी भी ना चेहरे से तो सुंदर नहीं थी, बट वो
हमेशा ना ब्यूटीफुल थी, यानी कि दिल से बड़ी साफ थी, दिल से बड़ी अच्छी थी, एक बहुत प्योर आत्मा, एक बहुत प्योर सोल है वो। ठीक है, इसके बारे में वो कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं आगे। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन ए स्पॉटलेस with one hand with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other। अब यहाँ पे कहा जा रहा है सी होबल्ड अबाउट। होबल्ड अबाउट मतलब जो धीरे धीरे हम अपने घर पे चलते हैं ना, तो वो क्या करती थी, एक हाथ जो है ना अपने वेस्ट पे कमर पे रखती थी, क्योंकि जब वो बैंड थी ना, थोड़ी सी झुकी हुई थी ना, तो उनको लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या करना पड़ता था और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को बैलेंस करना पड़ता था। तो उसके लिए वो क्या करती थी, अपने हाथ को वेस्ट पे कमर पे रखती थी, और कमर पे रखने के बाद सी होबल्ड अबाउट मतलब धीरे धीरे क्या करती थी, घर पे वो चलती थी, घूमती थी, किसमें, स्पॉटलेस व्हाइट में, यानी कि कहा जा रहा है कि एक वो साड़ी पहनती थी, और वो साड़ी में क्या था, एक भी स्पॉट नहीं था, एक भी धब्बा नहीं था, स्पॉटलेस था। तो वो पूरी तरीके से स्पॉटलेस, बिना किसी दाग धब्बे वाले साड़ी को सफेद कलर के पहन के वो हॉबल्ड करती थी, धीरे धीरे घर पे चलती थी, जिसमें कि वो एक हाथ अपने कमर को रखती थी ताकि वो क्या कर सके, बॉडी का बैलेंस बना सके। एंड द अदर यानी कि जो दूसरा हाथ है, दूसरा हाथ क्या कर रहा था, टेलिंग द बिट्स ऑफ रोजरी। रोजरी का मतलब क्या होता है, माला होता है। बिट्स का मतलब क्या होता है, माला में जो मोती होता है। तो हम लोग घर पे देखते हैं ना, जो हमारे बड़े होते हैं वो माला होता है, उसके बिट्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और काउंट कर करके क्या होते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो उसी तरह से जो उनकी दादी भी थी, वो दादी क्या करती थी, एक माला ले लेती थी दूसरे हाथ में, और क्या करती थी, मोतियों को गिन के क्या करती थी, प्रेयर करते रहती थी अपने मन में। ठीक है, हर सिल्वर लॉक, सिल्वर मतलब उनका जो व्हाइट कलर का बाल है ना, और वो बाल क्या है, चोटी बना हुआ है। तो उनका जो बाल है जो कि सफेद कलर का है और जो चोटी बांधा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर लॉक्स कहते हैं। तो उनका जो बाल है वो स्कैटर्ड था, फैला हुआ था, कैसे, अनटाइडली मतलब भद्दे तरीके से, बेकार तरीके से। ओवर हर पेल पकड़ फेस, अब उनका जो फेस था ना, उनका क्या हो गया था, पूरा रंगहीन था, पेल था, यानी कि उनका फेस क्या था, उसका पूरा कलर उड़ गया था, चला गया था। पकड़ का मतलब पूरी तरीके से क्या हो गया था, उनके फेस में झुर्रियां आ गई थी, और उनके चेहरे का जो रंगत था वो क्या हो गया था, पूरी तरीके से चला गया था। तो वैसे फेस के ऊपर जो उनका बाल है वो क्या हो गया था, पूरा स्कैटर्ड हो गया था, फैल गया था, बहुत ही अनटाइडली, बहुत ही गंदे तरीके से। और उनका जो लिप्स था, होठ था, कॉन्स्टेंटली लगातार वो क्या था, इनऑडिबल प्लेयर प्रेयर कर रहा था। इनऑडिबल का मतलब जब हम कुछ बोलते हैं और वो क्या होता है, किसी को सुनाई नहीं देता है। जैसे कि हम लोग फिजिक्स में भी साउंड में पढ़ते हैं ना, इनऑडिबल साउंड, जो कि क्या हो, 20 हर्ट्ज के बिलो हो, तो वो साउंड क्या होता है, सुनाई नहीं देता है। तो उनका लिप्स भी जाता ना, लगातार कॉन्स्टेंटली चलते ही रहता था, है ना, चलते ही रहता था। और वो जब वो जो लिप्स चल रहा था, उसमें वो क्या करती थी, प्रेयर पढ़ रही होती थी, जो कि इनऑडिबल था, यानी किसी को सुनाई नहीं देता था। तो अब वो कह रहे हैं कि हाँ, वो क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है ना। क्यों सुंदर है भैया, तो वो कह रहे हैं वो इसलिए सुंदर है, और वो आत्मा से सुंदर है, पर्सन की तरह सुंदर है। क्यों, आखिर क्या है जो वो सुंदर है। तो वो कहते हैं ना, वो विंटर के लैंडस्केप की तरह है माउंटेन्स में। तो सिक्किम हो गया, ठीक है, या आप चले जाए उत्तराखंड चले जाए, आप हिमाचल प्रदेश चले जाए, तो वहां पे माउंटेन्स में जो विंटर लैंडस्केप में क्या होता है कि स्नोफॉल होता है। और जब स्नोफॉल होता है ना, तो पूरा का पूरा जो माउंटेन्स होता है वो क्या हो जाता है, स्नो से भर जाता है। अगर स्नो से भर जाता है तो क्या होता है, प्योर व्हाइट, यानी कि वो जो स्नो है जो कि पूरी तरीके से क्या होता है, सफेद होता है। वो क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है पूरे के पूरे माउंटेन में। और वो क्या देता है, सेरेनिटी देता है, यानी कि हमको शांति देता है, सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमको वहां पे सुकून मिलता है, और कंटेनमेंट, हमको वहां पे संतोष मिलता है। तो उसी तरह से कह रहे कि जैसे कि जो विंटर लैंडस्केप होता है ना माउंटेन की तरफ,
जहाँ पे कि दूर दूर तक क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सफेद स्नो फैला हुआ होता है। और वो हमको क्या देता है, शांति देता है, सुकून देता है और संतोष देता है। वैसे ही मेरी दादी माँ है। जब हम दादी माँ के पास बैठते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके साथ समय को गुजारते हैं, तो वो दादी माँ भी क्या करती है ना, हमको सेरेनिटी देती है, शांति देती है, पीस देती है, सुकून देती है और कंटेनमेंट देती है, संतोष देती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करा जा रहा है। ठीक है, किसको कंपैरिजन करा जा रहा है भैया? तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपैरिजन करा जा रहा है हमारा दादी माँ का विंटर लैंडस्केप से। और ये कंपैरिजन क्या है, लाइक का यूज करके है। तो अगर कंपैरिजन एज या लाइक का यूज करके करा जाता है ना, तो उसको सिमिली कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच होता है, फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं किसी भी चीजों को एक अट्रैक्टिव वे में कहने के लिए। तो यहाँ पे ना एक अट्रैक्टिव वे में कहा गया है फिगर ऑफ स्पीच का यूज करके। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करके? सिमिली यूज करके। सिमिली क्या होता है? जब हम किसी दो चीज को कंपेयर करते हैं, उसके बीच में कंपैरिजन करते हैं एज या लाइक का यूज करके। तो यहाँ पे दादी माँ का कंपैरिजन हो रहा है विंटर लैंडस्केप से, किसका यूज करके? लाइक का यूज करके। इसी वजह से यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? सिमिली यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आप खुशवंत सिंह कहते हैं, क्या कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एंड आई, और हम जो है, वेयर गुड फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना शुरू में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी और हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। माई पेरेंट्स यानी कि मेरे मम्मी पापा जो थे हमको छोड़ दिए थे, है ना, विथ हर, मेरी दादी माँ के साथ छोड़ दिए थे। और वो लोग क्या चले गए थे, शहर चले गए थे रहने के लिए। और तब से हम और मेरी दादी कॉन्स्टेंटली, लगातार टुगेदर है, साथ में है। ठीक है, तो जब बचपन में पेरेंट्स चले गए थे छोड़ के किसी काम को करने के लिए, शहर में सेटल होने के लिए, तभी जो है खुशवंत सिंह और दादी एक साथ रहते थे। तो दादी माँ सी यूज तो दादी माँ क्या करती थी, तो भैया यहाँ पे जो दादी माँ है ना, वो उनको जगाया करती थी सुबह सुबह मॉर्निंग में, एंड गेट मी रेडी, और खुशवंत सिंह कहते हैं कि हमको तैयार भी कर दिया करती थी स्कूल के लिए। तो जब हम और मेरी दादी माँ गांव में एक साथ रहते थे, तो वो हमको सुबह सुबह जगाया भी करती थी और स्कूल के लिए तैयार भी किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। तो जब हमको वो तैयार कर रही होती थी, उस समय वो क्या कर रही होती थी, मॉर्निंग प्रेयर को पढ़ रही होती थी। मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब एक सा, है ना, एक सुर में, एक लय में, है ना, वो क्या कर रही थी, प्रेयर को पढ़ रही थी। वाइल सी बातेड एंड ड्रेस्ड मी, कब? जब वो हमको नहलाती थी, है ना, जब वो हमको ड्रेस पहनाती थी, तैयार करती थी, उस समय मेरी दादी माँ क्या करती थी, एक सुर में, एक ही साथ में, एक ही लय में मॉर्निंग प्रेयर पढ़ा करती थी। किस उम्मीद में? तो इस उम्मीद में कि आई वुड लिसन, कि हम जो है ना उनके प्रेयर को सुनेंगे, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और हम उसको जो है ना एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। आई लिसन, और खुशवंत सिंह कहते कि हाँ हम सुनते थे। क्यों सुनते थे? क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि हम उनके ना आवाज को बहुत पसंद करते थे। बट नेवर बॉर्डर्ड, लेकिन कभी भी ना हम ये चिंता नहीं करें कि हमको उसको, या इतना कोशिश नहीं करें कि हमको उसको याद करना है। बस उनकी आवाज पसंद थी, उनकी आवाज से प्यार था, तो बस हम उनको सुना करते थे, लेकिन कभी ये चिंता नहीं करे कि उसको याद भी कर ले हम। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड। अब बचपन में ना हम लोग क्या करते थे, स्लेट पे लिखते थे, है ना, उस पे हम लोग ए बी सी डी लिखते थे। तो खुशवंत सिंह के पास भी एक स्लेट था, वुडन स्लेट था। उसको वो क्या करती थी, फेच करती थी, लाती थी, जिसको कि वो क्या कर चुकी थी, ऑलरेडी साफ कर चुकी थी, एंड उसके ऊपर फिर जो है प्लास्टर कर चुकी थी येलो चौक से। ठीक है, अब क्या है, ए टाइनी अर्डन इंक पॉट। अब क्या है ना, एक छोटा सा जो है इंक पॉट और एक रेड पेन,
सबको वो क्या करती थी, लेके आती थी, क्योंकि स्कूल का समय हो रहा था। हमको वो तैयार कर दी, नहला दी। तो नहलाने के बाद अब स्कूल जा रहे हैं तो वहां पे लिखने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वो क्या करती थी, एक वुडन के स्लेट को लेते आती थी, जो कि वो ऑलरेडी धो चुकी थी और व्हाइट चौक से उसको जो येलो चौक से जो है उसको प्लास्टर कर चुकी थी। फिर जो है वो इंक पॉट, है ना, अर्दन इंक पॉट लेके आती थी और एक लाल कलम, और वो सभी को क्या करती थी, एक बंडल में बांध देती थी और फिर वो हमको दे देती थी। अब उसके बाद क्या होता था, ब्रेकफास्ट होता था, यानी कि जो सुबह हम लोग भोजन करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में क्या होता था, ठीक ठीक मतलब क्या हो गया, थोड़ा मोटा। स्टील चपाती मतलब वो जो बासी रोटी होता था ना, जो कि हम लोग रात को बनाते हैं और सुबह खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टील चपाती। तो ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह जब हमारा नाश्ता हो जाता था, जिसमें कि हम लोग ठीक मोटा मोटा स्टील रात को बना हुआ चपाती खाते थे, क्या लगा के, थोड़ा सा उसमें बटर और शुगर को स्प्रेड करके, और फिर हम लोग क्या कर जाते थे, स्कूल चले जाते थे। तो ब्रेकफास्ट में वो लोग क्या करते थे, जो ठीक स्टील चपाती, उसमें कुछ बटर और शुगर को स्प्रेड करके, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि वो लोग ब्रेकफास्ट में क्या करते थे, तो आप बोलेंगे एक मोटी सी थिक स्टील यानी कि बासी रोटी, उसके ऊपर बटर लगा के और शुगर लगा के वो लोग ब्रेकफास्ट करते थे और फिर स्कूल चले जाते थे। और साथ में ना वो लोग कुछ सेवरल स्टील चपाती, यानी कि बहुत सारे स्टील चपातीस को, बासी रोटी को अपने साथ ले जाते थे, किसके लिए, विलेज डॉग के लिए, यानी कि गांव के जो डॉग्स होते थे उनको खिलाने के लिए रास्ते में इन लोग जो है कई सारा बासी रोटी को ले जाते थे। ठीक है, आगे जा कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब ये सवाल पूछा जाता है कि ग्रैंड माँ क्यों रोज जाती थी, ग्रैंड मदर क्यों रोज जाती थी स्कूल खुशवंत सिंह के साथ। तो आंसर ये है कि जहाँ पे खुशवंत सिंह का स्कूल था उसी के बगल में क्या था, टेम्पल था। तो खुशवंत सिंह को वो क्या कर देती थी, स्कूल छोड़ देती थी, और दादी माँ क्या करने के लिए चले जाती थी, टेम्पल में अपना पूजा पाठ करने के लिए चले जाती थी। इसी के लिए ग्रैंड मदर जो है हमेशा खुशवंत सिंह के साथ स्कूल जाती थी। द प्रिस्ट टाउट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और जो प्रिस्ट है यानी कि वहां के जो पुजारी है ना, वो क्या करते थे, हम लोग को अल्फाबेट ABCD और जो मॉर्निंग प्रेयर है, जो सुबह की हमारी जो प्रेयर प्रार्थना होती है उसको सिखाते थे। while the children sat in rows on either side of the बरंडा, है ना। अब बरंडा के बारे में जानते हैं कि जो हमारे घर पे भी या मंदिर के जो चारों तरफ में जो बना हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, बरंडा कहते हैं। तो वो चिल्ड्रन क्या करते थे ना, उस बरंडा के दोनों साइड यानी कि आइदर साइड क्या कर लेते थे, बैठ जाते थे, और बैठ कर क्या करते थे, अल्फाबेट को गाते थे, अल्फाबेट को सुनाते थे, या जो है ना प्रेयर को क्या करते थे, कोरस में कहते थे, यानी कि एक साथ कहते थे। तो ग्रैंड माँ क्या करती थी, हमेशा स्कूल जाती थी उनके साथ, इसलिए जाती थी क्योंकि बगल में क्या था, मंदिर था। तो जो प्रिस्ट थे, जो साधु थे, वो क्या करते थे, उन लोगों को अल्फाबेट सिखाते थे, यानी कि वर्णमाला सिखाते थे, और सुबह का जो प्रेयर था उसको सिखाते थे। और जो चिल्ड्रंस थे यानी कि जो बच्चे थे, वो क्या करते थे, बरंडा के दोनों तरफ बैठ जाते थे और अल्फाबेट को क्या करते थे, पढ़ते थे, और साथ में प्रेयर को गाते थे कोरस में एक साथ। ठीक है, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। और मंदिर के अंदर मेरी ग्रैंड माँ बैठी हुई होती थी, और जो स्क्रिप्चर्स होता है, जो ग्रंथ होता है, वो उसको क्या करा करती थी, पढ़ा करती थी। तो अगर आपसे पूछे कि जब दादी माँ हमारे साथ स्कूल जाती थी, इसलिए जाती थी कि बगल में मंदिर था, तो हम लोग क्या करते थे ना कि वहीं पे बगल में बैठ के बरंडा में हम लोग अल्फाबेट और जो है प्रेयर को कोरस में पढ़ते थे, और दादी माँ क्या करती थी, अंदर बैठ के ग्रंथों को, स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी। When we had both finished, तो जब हम दोनों का यानी कि उनका स्क्रिप्चर पढ़ा हुआ और हमारा ये वर्णमाला और प्रेयर को करा हुआ हो जाता था, we would walk together। तो हम लोग क्या करते थे, साथ में वापस घर की ओर आते थे।
दिस टाइम, इस समय क्या करते थे, इस समय जो विलेज के डॉग्स थे, यानी कि जो गांव के डॉग्स थे, हम लोगों को क्या करते थे, टेम्पल के डोर पे यानी कि मंदिर के दरवाजे के पास मिलते थे। तो जब वो स्क्रिप्चर्स पढ़ के और ये स्कूल से पढ़ के वापस लौटते थे, तो जैसे टेम्पल के डोर के बाहर वो लोग आते थे, जो उनको बहुत सारे विलेज के डॉग्स मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वो ना क्या करते हैं, हमें घर तक छोड़ने के लिए आते हैं। ग्रॉलिंग यानी कि जो उनका आवाज होता है, साउंड होता है, वो निकाल के। अब ग्रॉलिंग का मतलब भूखना नहीं होता, मतलब प्यार से, जैसे कि कुत्ता होता है ना, जो डॉग होता है ना, उसका अलग अलग साउंड होता है। जैसे कि वो अगर आपसे कुछ प्यार से रिक्वेस्ट से अगर कुछ मांगता होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉलिंग कहते हैं। तो क्योंकि उसको पता था कि ये रोज हमको चपाती देती है, तो इसी वजह से वो क्या कर रहा था, ग्रॉल कर रहा था। और साथ में एक दूसरे डॉग से फाइट भी कर रहा था कि अगर जो है चपाती उनको गिरेगा तो फटाफट वो लोग खा ले, है ना, फिर दूसरे वाले डॉग नहीं खा ले, इसके लिए वो लोग फाइट भी करते थे। तो वो जो डॉग जो थे वो क्या करते थे, ग्रॉलिंग कर करके क्या आते थे, उन लोगों का पीछा करते करते उनके घर तक जाते थे, और एक दूसरे से लड़ते भी थे चपाती के लिए, चपाती को खाने के लिए, जो खुशवंत सिंह और दादी जो है उनको देती थी खाने के लिए। ठीक है। अब व्हेन माय पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, तो जब उनके पेरेंट्स जो है ना, वो क्या हो गए, सिटी में सेटल्ड हो गए, यानी कि बचपन में जब उनको छोड़ के गए थे, तो किसी काम के लिए ही वहां पे गए थे कि अच्छे से काम को ढूंढ ले, वहां सेटल्ड हो जाए। तो जब उनके पेरेंट्स वहां सेटल्ड हो गए ना, तो दे सेंड फॉर अस, तो उन लोगों ने हम लोगों को शहर बुला लिया। ठीक है। तो जब शहर बुलाया ना, तो यही क्या था हमारे फ्रेंडशिप में, यानी कि हमारे दादी और मेरी फ्रेंडशिप में यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, यही सबसे बड़ा जो है जीवन में हमारा बदलाव था। ठीक है। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, तो अब जब शहर आ गए ना, तो अभी भी हम लोग जो है ना एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब ना कुछ बदलाव आ गया जब हम शहर में आ गए। तो पहले मेरी दादी माँ हमको स्कूल तक हमारे साथ जाती थी, लेकिन जब हम शहर में आ गए ना, तो शहर वाले स्कूल में अब मेरी ग्रैंड मदर जो है ना, वो हमारे साथ स्कूल नहीं जा सकती थी, है ना, संभव नहीं था उसका हमारे साथ स्कूल चले जाना। क्या है, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, पहले हम दादी माँ के साथ पैदल चल के स्कूल जाया करते थे, लेकिन जब हम शहर में आए ना, तो दादी माँ तो मेरे साथ नहीं जा सकती है, और अब हम क्या जाते हैं, एक मोटर बस में स्कूल जाते हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल जाते हैं। और पहले कोई ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल हम नहीं जाते थे। और क्या बदलाव आया, और बदलाव आया कि जब हम विलेज वाले स्कूल जाते थे, तो वहां पे कई सारे स्ट्रीट में, रास्ते में हमको डॉग्स मिलते थे, लेकिन यहाँ कोई डॉग्स नहीं थे। ठीक है। तो अगर यहाँ डॉग्स नहीं थे, तो दादी माँ को तो अपना टाइम किसी ना किसी तरह से स्पेंड करना था। तो वो क्या करने लगी, जो स्पैरोज आते थे उसी को फीड करने लगी, उसी को क्या करने लगी, खिलाने लगी। और ये स्पैरोज कहाँ पे आते थे, तो जो उनके सिटी का घर था, उनके कॉर्टयार्ड में, उनके बरंडा में, उनके आंगन में वो क्या करते थे, स्पैरोज आते थे। तो अब वहां पे कुत्ते तो थे नहीं, तब वो क्या करने लगी, स्पैरोज को ही फिट करने लगी अपने सिटी के हाउस में, अपने मन को बहलाने के लिए। ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे साल बीतता गया, साल आगे बढ़ता गया, तो अब हमारी मुलाकातें, हमारी बातें, हमारा इंटरेक्शन और भी कम होने लगा। ठीक है। अब क्या है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, तो शहर में भी कुछ समय के लिए वो जो है हमको हर दिन जगाती थी और हमको तैयार करती थी स्कूल के लिए। व्हेन आई कैम बैक, जब हम वापस आते थे, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, दादी माँ हमसे पूछती थी कि बताओ कि तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड द लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंसेस एंड लर्निंग, तो हम उनको कहते थे कि कुछ इंग्लिश के शब्द, अंग्रेजी के शब्द
और थोड़ा बहुत जो है ना वेस्टर्न साइंस, जैसे कि ग्रेविटेशन हो गया, व्हाट इज गुरुत्व, जिसको कि हम लोग हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, इस तरह के जो है फोर्स हो गया, बल जिसको हम लोग कहते हैं, इन सारे के बारे में जो है हमको वहां पे पढ़ाया गया। बोले वेस्टर्न साइंसेस एंड लर्निंग में क्या, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, मतलब अगर हम किसी भी चीज को फेंकते हैं ऊपर तो वो क्या होता है, पृथ्वी उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, उसके लॉ के बारे में। फिर आर्कमेडिक प्रिंसिपल के बारे में, जैसे कि कौन सी ऑब्जेक्ट डूब जाती है, कौन जो है तैरती है ना, कौन आधा ऊपर और कौन पानी के आधा नीचे रहती है, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्कमेडिक प्रिंसिपल कहते हैं। तो जैसे जैसे ईयर बीतता गया तो दादी माँ और उनके बीच में जो है ना बातचीत जो है कम होने लगा। लेकिन जब सिटी में गए तो कुछ समय के लिए दादी माँ जो है उसको जगाती थी और स्कूल के लिए भी तैयार करती थी। और जब खुशवंत सिंह स्कूल से आते थे तो दादी माँ पूछती भी थी कि बताओ टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। तो खुशवंत सिंह कहते थे कि अंग्रेजी के कुछ शब्द पढ़ाया गया और वेस्टर्न साइंस के बारे में, यानी कि वेस्टर्न विज्ञान के बारे में और लर्निंग के बारे में पढ़ाया गया, जैसे कि ग्रेविटी का नियम, जैसे कि अर्थमेटिक प्रिंसिपल, है ना, जैसे कि दुनिया क्या है, राउंड है, इसके बारे में, इसी के बारे में पढ़ाया गया। ठीक है। तो ये सुनते ही ना दादी माँ क्या हो गई, अनहैप्पी हो गई, नाखुश हो गई, है ना। इसलिए नाखुश हो गई क्योंकि अब वो जो है ना हमारे लेसन्स में, हमारे पढ़ाई में वो मदद नहीं कर सकती है। क्यों नहीं मदद कर सकती है, क्योंकि उनको उनके बारे में नॉलेज नहीं था, और नॉलेज इसलिए नहीं था क्योंकि उनका मानना ही नहीं था उन चीजों में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टाउट एट द इंग्लिश स्कूल। उनका विश्वास ही नहीं था उन चीजों के ऊपर जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और बहुत परेशान थी, बहुत चिंतित थी कि देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि इंग्लिश स्कूल में ना ये जो गॉड है, हमारे भगवान है, और हमारे जो ग्रंथ है, स्क्रिप्चर्स है, उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो ये सारा चीज जो है ना उनको बहुत नाखुश कर दिया कि सिर्फ वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी के शब्द के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। और अब हम जो है ना उसको इन सारी चीजों में पढ़ने में मदद नहीं कर सकते हैं, और ये इंग्लिश स्कूल में भगवान और ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। तो इन सारी वजहों से ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो गई, बहुत ज्यादा नाखुश हो गई। वन डे आई अनाउंस दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। तो एक दिन हम अपनी ग्रैंड मदर को बताए कि हम लोगों को ना म्यूजिक, है ना, यानी कि हम लोगों को गाना को जो है ना, या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को जो है वो बजाना सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और इसको जो है ना सुन के वो और ज्यादा क्या हो गई, डिस्टर्ब्ड हो गई। बोले क्यों डिस्टर्ब्ड हो गई भाई। तो टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। अब ये ल्यूड एसोसिएशन क्या होता है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा मतलब अगर सही शब्दों में कहे तो ये जो लुच्चा लफंगा और जो फालतू लोगों का चीज होता है, ये म्यूजिक किनके लिए, दादी माँ के लिए ऐसा है। ये जो फालतू बकवास, ये जो है ना, जो एकदम घटिया लोग होते हैं ना, उनके लिए ये सब म्यूजिक है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। ठीक है। तो it was the monopoly of the harlots and beggars and not meant for gentle folk। तो ये कह रही है कि ये जो है ना, ये सारे हार्लॉट्स यानी कि जो गंदे बेकार है ना लोग है, जो भिकमंगे हैं, उन लोगों के लिए है, जो कि बहुत बकवास और फालतू लोग है सोसाइटी के, उनके लोग के लिए ये जो है गाना है। जेंटल फॉक, अच्छे लोगों के लिए म्यूजिक नहीं है। ठीक है। सी सेड नथिंग, वो बोली कुछ नहीं, बट अ साइलेंट मैन डिसअप्रूवल। ठीक है। वो दादी माँ कुछ बोली नहीं, लेकिन उनका चुप्पी ही ना बता दिया कि वो डिसअप्रूव्ड है, यानी कि नाखुश है हमारे ये म्यूजिक को सीखने के लिए। ठीक है। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद शायद ही मेरी दादी जो है हमसे कभी जो है बात करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, तो अब हमारा जब स्कूल का पढ़ाई खत्म हो गया तो हम यूनिवर्सिटी गए। तो जब हम यूनिवर्सिटी गए ना तो हमको एक खुद का रूम दे दिया गया। ठीक है।
अब पहले कम से कम एक कॉमन लिंक था कि हम लोग एक रूम में रहते थे। अब वो जो कॉमन लिंक भी जो था ना फ्रेंडशिप का, वो स्नैप्ड हो गया, वो छीन लिया गया। ठीक है, कि अब हम दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, यानी कि मेरी ग्रैंड मदर ने ना अब अपना सेक्लूजन, अपना अकेलापन को स्वीकार कर लिया, बिना किसी बात कहे, है ना, बिना किसी चीज को दिखाए, बिना किसी शिकायत को करे, वो अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर ली। क्योंकि अब तो उनका बातचीत तो एकदम कम हो गया था, और वो म्यूजिक सीखने के बाद तो शायद ही बातचीत होता था, लेकिन फिर भी एक कॉमन लिंक था कि वो लोग एक साथ में रहते थे एक रूम में। लेकिन अब क्या हुआ ना, जब वो यूनिवर्सिटी गए, तो अब रूम भी खुशवंत सिंह का क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब जो उनका जो भी एक कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, वो भी छीन लिया गया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब जो चरखा होता है ना, जो स्पैनिंग व्हील होता है, हमेशा वो क्या करती रहती थी, उसको चलाती रहती थी। ठीक है, तो शायद ही कभी वो स्पैनिंग व्हील को छोड़ती थी और किन्हीं से वो बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक, शी सैट बाय हर व्हील स्पाइनिंग, वो अपने जो स्पाइनिंग व्हील है, चरखे का जो व्हील है, उसके पास बैठी रहती थी और उसको चलाती रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो प्रेयर्स को पढ़ते रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ क्या हुआ, आफ्टरनून में, है ना, दिन के समय में, सी रिलैक्स, वो आराम करती थी कुछ समय के लिए, टू फीड द स्पैरो, ताकि वो जो स्पैरोज आती थी, चिड़िया आती थी, उसको वो खिला सके। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, तो दिन के समय में, दोपहर के समय में वो कैसे रिलैक्स करती थी, तो स्पैरो को खिला के। तो वो स्पैरो को खिलाने के लिए कहाँ चली जाती थी, बरंडा पे बैठ जाती थी, और जो ब्रेड्स था उसके छोटे छोटे टुकड़े करती थी, और उसको खाने के लिए लगभग 100 या उससे ज्यादा जो है छोटे छोटे बर्ड आते थे। वो उस उनके चारों तरफ, दादी माँ के चारों तरफ जो वहां पे ब्रेड बिखरा हुआ होता था, उसको कलेक्ट करते थे, और वो ना एक वर्टिब्रल यानी कि ऑथेंटिक, एक रियल चिरपिंग यानी कि बर्ड का साउंड निकालते थे। और क्योंकि 100 से ज्यादा जो है बर्ड है, तो वो बेडलम यानी कि थोड़ा केओस भी जो है, साउंड जो है वो काउच करता था। सम केम, तो कुछ जो है ना स्पैरोज बर्ड्स आते थे, एंड पर्स ऑन हर लेग, वो उनके पैरों पे बैठ जाते थे, कुछ उनके शोल्डर्स, कंधों पे बैठ जाते थे, एंड इवन कुछ चिड़िया जो है उनके सर पे भी बैठ जाती थी। से स्माइल्ड, और वो जब वो लोग बैठ जाते थे ना, वो कुछ नहीं कहती थी, बस मुस्कुराती थी। एंड नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी वो जो है उन बर्ड्स को नहीं भगाई, चाहे वो सिर पे बैठ जाए, पैर पे बैठ जाए या कंधे पे बैठ जाए। वो ना उस समय, उस आधे घंटे दिन में जो वो इन चिड़ियों को खिलाती थी, और जो चिड़िया आके उनके सिर पे, कांधे पे, पैर पे बैठ जाते थे, ये उनके पूरे दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था, जिसमें कि वो बहुत एंजॉय करती थी। ठीक है, अब एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा समय आया कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, अब्रॉड का मतलब हमको विदेश जाना था अब, अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो हमको ये पक्का पता था कि मेरी दादी माँ ना बहुत ज्यादा दुखी होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और अपने पढ़ाई को करने के लिए ना हम 5 साल के लिए यहाँ से दूर होंगे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और ये कह रहे हैं कि देखो, अब हमको ना विदेश जाना पड़ेगा अपनी आगे की पढ़ाई को करने के लिए। एंड आई वॉज श्योर, और हमको ये पता था, पूरी तरीके से पता था कि मेरी दादी माँ ना बहुत दुखी होगी इस बात को सुन के और जान के। ठीक है, कि हम यहाँ ना 5 सालों के लिए जो है विदेश अब्रॉड जा रहे हैं, अपने फर्दर, अपने आगे की पढ़ाई को करने के लिए। और इनके उम्र में कोई कह नहीं सकता है कि हम दोबारा अगर 5 साल के बाद आएंगे तो दादी माँ को हम देखेंगे या नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन उनके मन में फिर एक क्वेश्चन आया, सवाल आया, एक विश्वास आया, बट माई ग्रैंड मदर कुड, बोले कि नहीं, हम आएंगे और मेरी ग्रैंड मदर रहेगी, है ना।
और फिर जो है ना वो अपनी ग्रैंड मदर की तरफ देखते हैं तो शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो कहते हैं कि वो ना उनको देख के लग नहीं रहा था कि वो जो है सेंटिमेंटल थी, भावनात्मक थी, है ना, या उनमें कोई चिंता दिख रहा था। ठीक है। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वो आई हमको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। लेकिन वो जो है ना हमसे बात की, ना अपने कुछ भावनाओं को व्यक्त की। बस उनकी जो होठ की लिप्स थी वो प्रेयर कर रही थी, प्रार्थना पढ़ रही थी। उनका मन, उनका दिमाग जो था वो उन प्रार्थनाओं में, उन प्रेयर में पूरी तरीके से खोया हुआ था। हर फिंगर्स, उनकी जो उंगलियां थी वो माला को पढ़ने में, उनके मोती को पढ़ने में व्यस्त थी। साइलेंटली, चुपचाप, शी किस्ड माई फोरहेड। वो मेरे माथे को चूमी। एंड व्हेन आई फेल्ट और जब मुझे ये महसूस हुआ, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो जब वो चुपके से दादी माँ उनके, है ना, फोरहेड को, उनके माथे को चूमी, तो उनको बहुत चेरिश करे, उनको वो बहुत सुकून दिया, उनको वो बहुत अच्छा फील दिया। वो मॉइस्ट इम्प्रिंट, जब हम दादी माँ किस करी तो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो गीलापन आ जाता है ना, और वो छाप बन जाता है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो मॉइस्ट इम्प्रिंट था ना, वो परहैप्स, ये शायद जो है ना अंतिम साइन है, अंतिम निशानी है हम लोगों के बीच में वो फिजिकल कांटेक्ट का। यानी कि वो जो सहलाती थी, वो जो प्यार करती थी, है ना, माथे को सहला के या माथे को चूम के, ये ना आखिरी बार है शायद, क्योंकि वो श्योर नहीं थे ये 5 साल के बाद आएंगे तो वो दादी माँ वहां पे रहेगी या नहीं रहेगी। बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना, कि वो हमारा लास्ट फिजिकल साइन रहा। आफ्टर 5 years, जब आई कैम बैक, जब हम वापस आए, एंड वॉज मेड बाय हर एट द स्टेशन, और जब हम उससे उनसे स्टेशन पे मिले, से डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर। तभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो उनका एक दिन भी जो है ज्यादा एज हुआ है। वो अभी भी जैसे पहली थी वैसे ही दिख रही है। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी उनके पास जो है कुछ कहने को नहीं था। ठीक है। एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म, और इस बार वो अपने बाहों में हमको भर ली। एंड आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, और हम उनको सुन सकते थे कि वो अपने कविता को क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी कि जब हम विदेश से 5 सालों के बाद आए, इवन उनके फर्स्ट डे भी आने के बाद उनका जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, सबसे खुशनुमा पल था, वो दिन में आधा घंटा स्पैरो के साथ ही हुआ करता था। जहां वो जा करती थी उन चिड़िया को जो है खिलाती थी, और खिलाने के साथ साथ जा करती थी उनको बहुत ज्यादा खुशी होता था, और वो चिड़िया आके जा करती थी उनके कंधे पे, पैर पे, सर पे बैठ जाती थी। एंड विथ शी फिट लॉन्गर एंड विथ फ्रिवुलस रिबुक। फ्रिवुलस रिबुक का मतलब होता है, फ्रिवुलस का मतलब होता है नॉट सीरियस, और रिबुक्स का मतलब होता है स्कॉल्डिंग। यानी कि अगर हम किसी को डांटते हैं, फटकारते हैं, मतलब कैजुअल वे में, मजाकिया वे में, उसी को क्या कहते हैं, फ्रिवुलस रिबुक्स कहते हैं। तो वो वो कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि जब हम अपने विदेश यात्रा से अपने पढ़ाई करके 5 साल के बाद आए, तो इवन उसके फर्स्ट डे भी आने के बाद जो सबसे खुशनुमा पल था दादी का, वो स्पैरो के साथ ही हुआ करता था, जिसको कि वो क्या करती थी, खिलाती थी और डांटती भी थी, है ना, मतलब कैजुअल तरीके से, प्यार में। ठीक है। इन द इवनिंग, शाम के समय में ना एक चेंज नजर आया, एक चेंज कैम ओवर। क्या आया? इन द इवनिंग, शाम के समय में एक चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना करना क्या कर दी, बंद कर दी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, है ना, और ये बड़ा स्ट्रेंज थिंग था। आज तक इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो अपने प्रेयर को बंद कर दी है। तो इवनिंग में एक उनमें बदलाव दिखा दादी माँ में, और वो प्रे करना बंद कर दी, और जो आसपास के जो वुमेन थे वो सबको बुलाई। एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम, और वो एक पुराना सा ढोल को मंगाई।
और गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स, तो सेवरल आवर्स के लिए सी थम्ड यानी कि बजा रही थी किसको, सैगिंग स्किन को, वो जो ढीला ढाला स्किन था, मेम्ब्रेन था किसका, डिलापेटेड टूटा फूटा ड्रम का। यानी कि एक जो पुराना ड्रम था जो कि डिलापेटेड ड्रम था, टूटा फूटा था, उसका स्किन सैगिंग था यानी कि ढीला ढाला था, उसको वो सेवरल घंटा तक क्या करते रही, बचाते रही। एंड सिंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, सॉरी। और वो क्या कर रही थी, गाना गा रही थी मानो कि कोई वॉरियर जो है, कोई योद्धा जो है वो घर आ रहा हो, उसी तरीके से। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हम लोगों को उनको मनाना पड़ा, फुसलाना पड़ा कि आप इसको जो है रोक दीजिए, अवॉइड करिए, नहीं तो आपको ना बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेन हो जाएगा, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो सकता है, बहुत ज्यादा चिंता हो सकता है। ठीक है, तो डेट वॉज द फर्स्ट टाइम, तो ये पहली बार था, है ना, जब से हम उनको जानते हैं कि वो प्रेयर नहीं कर रही थी। इसके पहले कभी ऐसा नहीं था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, तो अगले ही दिन वो क्या हो गई, बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, उनको थोड़ा सा बुखार आया। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने कहा कि ये फीवर जल्दी ही चले जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने क्या सोचा, अलग तरीके से सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, वो क्या बोली, नहीं ये फीवर ना नहीं जाने वाला है, हमारा जो अंतिम समय है वो पास है। शी सेड दैट, वो बोली, since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time टॉकिंग टू अस। तो वो कह रही है क्योंकि इनका कुछ घंटा ही बचा हुआ है अपने जीवन का अंत होने के पहले, जिसमें कि वो क्या कर दी थी, प्रेयर करना बंद कर दी थी। तो अब वो लोगों से कहती है कि अब हम और टाइम ये बात करने में नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, तुम लोग जाओ, हम जो है क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे। अब वी प्रोटेस्टेड, हम लोग अपोज करेंगे, नहीं आपका जो ये लास्ट आवर नहीं है, आप आराम करिए, है ना, ठीक है। लेकिन वो हमारा इन बातों को इग्नोर कर दी, नहीं मानी। सी ले पीसफुली, वो शांति से अपने बेड पे सो गई, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड वही अपने मोतियों को जो माला का है उसको पढ़ते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, मतलब हम लोग को कोई जो है डाउट होता, है ना, कोई अंदेशा होता, उसके पहले ही उनका जो लिप्स था, उनका होठ जो था, है ना, वो मूव करना बंद कर दिया, और जो रोजरी था और जो माला था वो उनके हाथों से गिर गया। लाइफलेस फिंगर्स का मतलब है कि नाउ वो उनका डेट हो चुका है, तो वो फिंगर में कोई जान नहीं है, तो वो लाइफलेस फिंगर से क्या हो गया, वो माला जो है नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, तो जब डेट हो जाता है ना, तो चेहरे का जो कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो वही एक शांतिपूर्ण यानी कि संतुष्ट वाला जो है वो फैल गया था उनके चेहरे के ऊपर कलर। एंड वी न्यू, एंड हम लोग जानते थे, दैट शी वॉज डेड, कि अब वो जो है मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने उनको बेड से उठाया। एंड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, फिर उनको कस्टम्स के नियम के हिसाब से ग्राउंड पे सुलाया। एंड कवर्ड हर, और उनको ढक दिया गया रेड श्रॉट से, लाल कलर के जो है कपड़े से, ठीक है। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी कि कुछ समय, है ना, मौन करने के बाद, शोक बनाने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेले छोड़ दिया, क्योंकि उनका जो फुनरल था, अंतिम संस्कार था, उसके अरेंजमेंट को करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम में हम उनके रूम पे गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर के साथ, ताकि हम उनको क्रिमेट कर सके, दफना सके, है ना, जला सके। तो उनके लिए हम लोगों ने स्ट्रेचर को लेके गया। द सन वॉज सेटिंग, सन जो है वो डूबने वाला था, ठीक है। एंड हैड लिट हर रूम एंड बरंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और
जब सन सेट कर रहा था तो उसी समय जो है ना सूर्य की रोशनी जो है उनके पूरे रूम को लिट कर दी, मतलब जगमग कर दी, और बरंडा को भी क्या कर दी, जगमग कर दी गोल्डन लाइट के साथ। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, तो जो बरंडा है कोर्टयार्ड है उसके रास्ते में हम लोग क्या करे, रुके। ऑल ओवर द बरंडा, पूरे बरंडा पे उनके इन हर रूम, दादी माँ के रूम पे जहाँ पे वो पड़ी हुई थी डेड, है ना, और लाल कलर के कफन में उनको रैप करा गया था, उनको ओढ़ाया गया था, उसी जगह पे बरंडा से लेके कोर्टयार्ड से लेके उनके रूम तक लगभग 1000 स्पैरोज जो है ना वहां पे स्कैटर्ड हो गए, फैल गए। एंड देयर वाज नो चिरपिंग, और इस दिन वो लोग कोई आवाज नहीं निकाल रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हम लोग को बहुत बर्ड के लिए बुरा लग रहा था। मेरी मदर ने कुछ ब्रेड लाया और उनको दिया। मेरी मदर ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ भी दिया जैसे मेरी ग्रैंड मदर करा करती थी, एंड उन लोगों को खाने को दिया। लेकिन स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरो लोग ने उस ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं। when we carried my grandmother's corpse off, यानी कि जब हम अपने ग्रैंडमदर के कॉर्प्स ऑफ का मतलब जब डेड बॉडी को हम अपने ग्रैंडमदर के उठा के ले जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चिड़िया भी जो है वो चुपचाप चली गई। और अगली ही सुबह स्वीपर ने जितने ब्रेड क्रम्स थे उनको डस्टबिन में डाल दिया। तो यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा स्टोरी जो है उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखें। हम लोग क्या देखे, सबसे पहले जो है ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया, फिर थोड़ा सा ग्रैंडफादर के बारे में बताया गया, और फिर जो है थोड़ा सा अप्रियंस के बारे में बताया गया ग्रैंड मदर का। ठीक है, तो इसके बारे में बताने के बाद जब अप्रियंस के बारे में बता दिया गया तो फिर बताया गया कि वो ब्यूटीफुल थी, तो फिर क्यों ब्यूटीफुल थी कंपैरिजन करके बताया गया। एंड उसके बाद फिर जो है वो क्या था, रिलेशनशिप के बारे में बताया गया। किसके रिलेशनशिप के बारे में बताया गया, तो जो रिलेशनशिप बताया गया वो खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया। अब ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से जो समरी है वो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे और उसको हम पोस्ट कर देंगे। आई होप ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।